Powered by HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. Co-powered by H2O. H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल. सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम. वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा है खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए जो तारीखों का ऐलान किया है इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि बिहार के अंदर, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में पहला ये चुनाव है, अपने आप में बड़ा खास है, बड़ा अहम है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बताया है वो भी अपने आप में बड़ी अहम चीज है। 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव होने हैं। कोरोना के काल में सबसे बड़ा चुनाव है। बिहार के मतदाताओं को फैसला करना है कि वे 15 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार के सुशासन के नारे पर अपना मतदान करते हैं या राज्य में नया बदलाव करते हैं। बिहार के चुनाव की फिजा तो तारीखों के ऐलान से पहले ही बन गई थी, लेकिन अब बिहार पर पूरे देश का फोकस होगा, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है वो अपने आप में हमेशा बड़ा अहम, बड़ा खास रहता है। इसी पर आज की चर्चा को हम खास बनाएंगे। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। So today, friends, we are here. The Commission is here before you, to announce the elections to the largest assembly of one of the largest states of India, which is Bihar. The biggest election in the world in the COVID times, in the immediate future. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। बिहार में चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना का साया पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। इसने काफी कुछ चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया है। बिहार के चुनाव केवल राज्य नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित करते रहे हैं। यहाँ के चुनाव का अलग मिजाज रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 15 साल से सत्ता से बाहर है। अब उसे लालू यादव के करिश्मे के बजाय युवा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जनता से वोट मांगने हैं। राजद की रणनीति है कि उसके पोस्टर में अब लालू यादव की तस्वीरें नजर नहीं आ रही। बदली हुई राजनीति का रूप एनडीए के घटक लोजपा में भी दिखेगा। यहाँ कमान अब चिराग के हाथों में है। जहां तक एनडीए का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा नीतीश शासन के सुशासन की बात पर जनादेश लेने की कोशिश करेगी। राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अपनी उपलब्धियों के साथ जनादेश मांगेगी। एनडीए की कोशिश होगी कि वह मतदाताओं के मन में इस बात को बिठा सके कि नीतीश ने एक बेहतर सरकार देकर नीतीश की सुशासन वाली छवि को बरकरार रखा है। साथ ही चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने राज्य के लिए जो बम्पर घोषणाएं की हैं, उसका जनता के मन में एहसास भी कराया जाएगा। एनडीए इस बात के लिए माहौल बनाएगी कि लोगों को केंद्र और बिहार में एनडीए की सत्ता राज्य के हित में है। राजद के खेमे में चुनाव से पहले के टूट से कुछ परेशानी बढ़ी है। हाल में ही दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह की लिखी चिट्ठी चर्चा में रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद की पुरजोर कोशिश यही होगी कि वह अपने चुनावी अभियान में नीतीश सरकार को एक कमजोर सरकार बताते हुए सत्ता बदलाव की बात करे। तेजस्वी अभी जिन मुद्दों पर तूल दे रहे हैं उनमें वह इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नीतीश सरकार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध न करा पाई है। राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और कोरोना के कारण वापस आए प्रवासियों की बेहतर व्यवस्था नहीं हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का अपना आधार नहीं है। तेजस्वी किस तरह अपने साथी पार्टी को साथ रख पाते हैं, इसे भी देखा जाएगा। लेकिन जब राज्य में उसे अगले 5 साल के लिए एक नई सरकार चुननी हो तो तमाम पहलुओं पर यही अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेक से मतदान करेगा। साफ दिखता है कि बिहार में सत्ता के दावे भले कई तरफ से हों, लेकिन इस बार की अहम लड़ाई नीतीश और तेजस्वी के बीच ही है। लेकिन मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी जिस तरह महागठबंधन से किनारा किया है, उससे राजद के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। नीतीश ने लंबे समय से शासन को अपने हाथों में रखा है, इसलिए राजद के लिए यह सत्ता हासिल करने की ही नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और इसी पर आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ छवि राज हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है पटना से। हमारे साथ राहुल आनंद है, प्रवक्ता है बीजेपी पटना से। और हमारे साथ राकेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आना चाहूँगा राकेश कुमार जी आपके पास, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और सारी चीज़ों को कवर करते आ रहे हैं। ऐसे में जब आज चुनाव की घोषणा हुई है तो लगातार पहले चरण में, मतलब 3 चरणों में चुनाव की बात हुई है, और कोरोना को लेकर जिस तरह अब कोरोना की स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है, लगातार हर, मैं कहूँगा प्रदेश के अंदर क्या पूरे विश्व में स्थिति अभी बढ़ रही है। कोरोना को लेकर महामारी बड़ी तेजी से फैल रही है। ऐसे में बिहार चुनाव में पहले से इस बात को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी कि किस तरह से लोग घरों से बाहर निकलें, आखिर चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव को करा पाएगा। तो आज उसका जो मैं कहूँगा एक डिक्लेरेशन हुई है, 3 चरणों की बात हुई है, 46 लाख मास्क का इस्तेमाल की बात हुई है, 6 लाख फेस शील्ड के इस्तेमाल की बात हुई है। तो अपने आप में बड़ा अहम है चुनाव आयोग का इस बार। और एक और इसमें सबसे अच्छी बात जो आई है कि जो पिछली बार की तरह हर बार जैसे चुनाव होते थे, भीड़ भड़ाका, लोग जा रहे हैं भर भर कर घरों को खटखटा रहे हैं, अब की बार केवल 5 आदमी। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, और कितना असर आपको लगता है कि ये जो प्रक्रिया है इससे जो वोटर हैं वो कितने बाहर आ पाएंगे और कितना डर को वो पीछे छोड़ पाएंगे? जी राकेश कुमार जी। जी, बिहार की अगर हम बात करें तो अगर आप बिहार की सड़कों पे निकलेंगे, राजधानी पटना की भी मैं बात करूं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि बिहार में कोरोना का प्रकोप भी है। आपको लगेगा कि बिहार पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। लोगों में ना कोरोना को लेकर किसी तरह का खौफ दिखेगा, ना किसी तरह का भय दिखेगा। आज ही जो किसान बिल को लेकर जो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जब सड़कों पे उतरे तो उनके समर्थकों का हुजूम देखकर लग ही नहीं रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मायने है। ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर मास्क तक नहीं थे, और वो नारेबाजी पूरा हुड़दंग सड़कों पे मचा हुआ था। तो एक तो चुनाव के साथ ही ये साफ हो गया है, लोगों के दिल से पूरी तरह से भय खत्म हो गया है। पॉलिटिकल पार्टियां पहले से तैयार थी कि हमको चुनाव में जाना है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन को पॉलिटिकल पार्टियों से पालन करवाने में चुनाव आयोग कितना सफल हो पाता है। मुझे नहीं लगता है जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, जैसे कि नॉमिनेशन के लिए एक प्रस्तावक और एक उम्मीदवार को अंदर जाना है, डोर टू डोर कैंपेन करना है तो आपको एक उम्मीदवार और +4 आप अपने समर्थक के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर पा रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं, जो बिहार में जो एक कहे कि एक जो सीन दिखाई पड़ रहा है, उसमें पूरी तरह से लोग चुनावी रंग में रंगे जा रहे हैं। कोरोना का खौफ कहीं नहीं दिख रहा है, किसी भी एंगल से कहीं भी किसी के दिल में कोरोना का खौफ नहीं है। आंकड़े भी लगातार घट रहे हैं। मेरे ख्याल से 80% से ऊपर बिहार में रिकवरी रेट दिखाया जा रहा है। हमारी कुछ डॉक्टरों से बात हुई, कल एक एम्स के डॉक्टर के साथ में बैठा हुआ था। मैंने पूछा कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है एम्स से, उसका क्या हाल है? बोले कि मेरे यहाँ बस 106 मरीज हैं। NMCH के हमारा भाई है जो NMCH में है, उससे मैंने पूछा तो बोले कि मेरे यहाँ 20 से 25 400 बेड खाली पड़े हुए हैं। तो लग ही नहीं रहा है कि बिहार में कोरोना का प्रकोप है। जिसकी रियल पॉजिटिव भी आ रही है उसको कहा जा रहा है कि आप होम आइसोलेशन में रहिए, आप ये दवाएं खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अभी देखना ये मजेदार बात ये होगी कि चुनाव आयोग जो गाइडलाइन जारी किया है उसका कितना % वो पालन करा पाता है। जी बिल्कुल राकेश जी, सबसे अहम बात आपने सबसे एक अच्छा सवाल उठाया है कि जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है आखिर उसका पालन कैसे होगा, वो भी बिहार के अंदर। तो ये अपने आप में बड़ा खास और बड़ा अहम और बहुत ही गंभीर बात आपने की। और हमारे साथ छवि राज भी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। छवि राज जी, चुनाव की घोषणा हो गई है, तैयारियां पहले से ही चल रही थी, आखिर कांग्रेस बिहार के अंदर कहां खड़ी हुई है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि लगातार ये बात आती रही है कि कांग्रेस के अंदर अपने ही विवाद बहुत सारे हैं, ऐसे में जो बड़े मैं कहूँगा चेहरे हैं वो कहाँ हैं? कितनी जो तैयारियां होनी चाहिए थी उस तैयारियों को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि तैयारियां
हर पार्टी अपने आप में शुरू से ही काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं लड़ाई में बिहार में नहीं दिख रही थी। लगातार एक ही बात हो रही थी, जनता दल यू, भाजपा और उधर राजद। तो राजद के पीछे ही कांग्रेस खड़ी दिख रही थी। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी तैयार है, क्योंकि अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी जी? लोकतंत्र के मंदिर में सदन तक पहुंचने के लिए चुनाव एक पूजा है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, और कांग्रेस पार्टी अगर समझती है तो इस पूजा को इस माहौल में कराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता था कि फिलहाल अभी जरूरत थी। बिहार की जनता के सामने जो कोरोना महामारी है, महज इस बात को कह देने से कि कोरोना का कोई प्रकोप नहीं दिख रहा, और आपने जब अपनी खबर शुरुआत की तो मैं नेटवर्क 10 को सबसे पहले इस बात के लिए बधाई देता हूं कि बिहार की बदहाली और लोगों की बदहाली और कोरोना के मद्देनजर जो बेहाल लोग हैं वह कम से कम नेटवर्क 10 के लोगों को दिखती है, आपकी टीम को दिखती है। और अगर बात बिहार की जाए तो बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो सरकार के आगे बिल्कुल नतमस्तक है। वो जान चुकी है, हाथ उठा चुकी है सरकार, और सरकार से जनता के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सरकार सत्ता के शीर्ष पर चढ़ के मदमस्त हाथी की तरह नाचना जानता है, क्योंकि जनता ने यहाँ एक दो चीजों को ना देखा है। हर साल बाढ़ का महोत्सव देखती है जनता, चमकी बुखार देखती है जनता, इस बार कोरोना की बुखार देख ली जनता। जनता जानती है कि इसे सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता और सत्ता के शीर्ष पे क्या चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे? आपकी पार्टी क्या नहीं चाह रही थी कि बिहार में चुनाव हो? जी छविराज। नहीं, आपने सवाल किया साहब, आपका कहना था कि आखिर कांग्रेस कहां है? कांग्रेस आम जनता के साथ है, कांग्रेस आम हुजूम के साथ है, कांग्रेस आम जनता की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ है। कांग्रेस सत्ता के लोभ में मदमस्त हाथी की तरह पागल नहीं हुई है। कांग्रेस का कहना है कि जब जनता सुरक्षित होगी तो जनता के जनतंत्र को चलाने के लिए, राजतंत्र को चलाने के लिए राजनीति की आवश्यकता पड़ती है, और राजनीति तब होगा जब राज के साथ नीति होगी। और ना यहाँ राज है ना यहाँ नीति है। नीति बिल्कुल नहीं। बाढ़ जिस तरीके से महोत्सव था, चमकी बुखार जैसे महोत्सव था, ठीक उसी तरीके से आज बिहार में एक बार फिर माहौल बना करके इस पूरे प्रकरण को चाहती है सरकार की। इसकी वजह जो है, चूंकि सरकार हर मुद्दे पे विफल हो चुकी है और बिहार की जनता उसे नकार न दे, ईवीएम का गेम अगर सेट ना हो पाता तो ये सारी प्रक्रियाएं नहीं चल पाती। चूंकि आप जानते हैं चुनाव आयोग जो है सरकार की पिट्ठू बनी फिर रही है। चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, सरकारी जो भी तंत्र है, सरकार ने उसे अपना पिट्ठू बना के छोड़ दिया है, और सरकार की इच्छा पर और सरकार के कहने पर यह डेट अनाउंस हो रहा है। रह गई बात, बिहार की जनता बदहाल है। बिहार की जनता का कोई सुध बुध लेने वाला नहीं। सरकार अपने मामले में, अपने सरकार में, अपने सत्ता को बनाने में लगी है। जनता का देखने वाला बिहार में बिल्कुल आप जो चीजें कह रहे हैं ये बात अपनी जगह सही होंगी, लेकिन अगर हम बात करें संदीप, जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से छविराज भी बता रहे हैं, और बहुत कुछ इसमें एक अहम तथ्य भी छिपे हुए हैं। अगर आप देखें संदीप, क्योंकि आप लगातार वहाँ जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें आप देखते हुए आ रहे हैं संदीप, 3-4 चीज़ें छविराज से पता लग रही हैं। पहली बात यह है कि वो ये चाहते थे कि चुनाव की घोषणा अभी ना हो। दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से विरोध चल रहा है, चाहे वो किसानों को लेकर हो या वहाँ की स्थिति को हो, जैसे वो खुद ही कह रहे हैं कि जनता परेशान है, तरसते, ऐसे में चुनाव ना हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छी बात है वो तो कांग्रेस के लिए, सबके लिए, कि बीजेपी के अगेंस्ट में जाके वोट पड़ेंगे या जनता दल यू के अगेंस्ट में जाके वोट पड़ेंगे। अगर जनता नाराज है तो ऐसे में बहुत सारी चीजें निकल के आती है कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा दल जिसको बिहार में लीड लेनी चाहिए थी, वो भी आज लीड लेने की जगह उस लीड को पीछे छोड़े हुए हैं, और वो एक जो क्षेत्रीय दल है उसके पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि वर्तमान में जिस तरह से कांग्रेस के अंदर चेंजेस हुए वो अपने आप में बड़े अहम चेंजेस थे, और उसे लेकर कहीं ना कहीं कुछ आशाएं जगी। लेकिन जब बिहार चुनाव अब घोषणा हो गई, चुनाव आ गया, ऐसे में ऐसा भी लगता है कि अभी भी कुछ ठर्रा वैसा ही है जैसा पुराना चलता आ रहा था। संदीप जी। स्वामी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि चुनाव कितना
कराए जाएं। आपको मालूम है चुनावों का टाइम पूरा हो चुका है और संवैधानिक तरीके से चुनाव कराना सरकार की मजबूरी है। ये इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है, उनकी अपनी तैयारियां पूरी हैं। और आप मुझे ये बताइए, चुनाव ना कराने के बारे में जब सोचा जा सकता है, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है? सभी राजनीतिक दल, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी अपने काम कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन चल रही है प्रिकॉशंस की वजह से। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से दूसरे प्रिकॉशंस लेकर के आप अपने काम कर रहे हैं, उसी तरीके से प्रिकॉशंस लेकर के जिस तरीके से डिक्लेरेशन हुई है चुनाव आयोग की तरफ से भी, सरकारें भी पहले से ध्यान रख रही है हर चीज का, तो मुझे लगता है चुनाव कराया जा सकता है। और वो एक जरूरी प्रक्रिया है जो किसी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए जरूरी होता है। आपने देखा उधर अमेरिका में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो हम भी अपने बिहार का चुनाव आराम से करा सकते हैं। और उसकी तैयारियों में अब एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है कि चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो चुकी हैं। यही बात है कि वोटिंग बीजेपी के खिलाफ होगा या नीतीश कुमार जी के खिलाफ होगा या किसके पक्ष में होगा, किसके लिए होगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोरोना की वजह से ये देखते हैं कि सरकारों से नाराजगी हो सकती है, तो मैं ये भी मानता हूँ कि विपक्ष के पास भी ऐसा कुछ नहीं है अभी तक जिसकी वजह से उनसे लोग खुश हो सकते हैं या उनको वोट कर सकते हैं। और ना ही उनके पास कोई ऐसा एजेंडा है, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है। विपक्ष की सरकार के जो बनी है वो उनकी नाराजगी होने के बाद ही ये सरकारें बनी थी, जो 15 साल से लगातार नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। तो इस चीज को अभी जनता फैसला करेगी कि 15 साल का टाइम दिया है, वो कितनी खुश है, कितनी ना खुश है, किसी और को मौका देना चाहती है, इनको आगे लेके चलना चाहती है। पर संदीप, हम वही कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस के लीडर्स की बात हो रही है, बिहार के अंदर जहां इतने बड़े बड़े नाम कभी होते थे, आज कांग्रेस के अंदर जो नाम होने चाहिए वो नाम नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह बिहार की राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण रही है हमेशा से, आप देखें कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के अंदर बिहार का एक वर्चस्व रहा है। बिहार की राजनीति और बिहार के लोग अपने आप में खास रहे हैं, अहम पदों पर रहे हैं। जी संदीप। गोस्वामी जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और सहमत हूँ पूरी तरीके से, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि बिहार में कितना लंबा समय हो चुका है जब कांग्रेस की वहाँ पे सरकार नहीं रही है। और कोई भी दल हो, अगर आप देखेंगे कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल अगर सरकार में नहीं रहता तो धीरे धीरे संगठन भी खत्म होने लगता है। जो उसके बड़े नेता होते हैं वो आज की तारीख में प्रवेश नहीं कर पाते। आपने देखा होगा हाल ही में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज जो आजादी के टाइम से कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कांग्रेस का जनाधार तक रहा है, कांग्रेस अपने दौर से गुजर रही है, तो चाहे उसमें सब छोटूराम के नाती चौधरी धीरेन्द्र सिंह रहे हो या फिर उसमें इंद्रजीत यादव जी रहे हो, राहुल इंद्रजीत जी जो गुड़गांव से आते हैं, ऐसे तमाम बड़े बड़े लोग थे। आपको अगर सिंधिया जी का उदाहरण दो तो वो भी छोड़ गए हैं कांग्रेस को। इसी तरीके से इस कड़ी में आप कांग्रेस बिहार की राजनीति देख सकते हैं। बिहार में बहुत लंबा समय हो चुका है, बिहार में जो बड़े बड़े नेता थे वो सब कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें और जिस तरह से लगातार चीज़ें चल रही हैं, चुनाव आ गए हैं, बहुत अहम चुनाव है और उसे लेकर भी सवाल है। अभी तक तैयारियों की जो स्थिति है वो साफ तरीके से कहीं भी सामने नहीं आ पा रही है। और हम राहुल आनंद अगर बात करें, एक बात सबसे अहम जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश कुमार ने जो उठाई है कि गाइडलाइन का पालन जो चुनाव आयोग ने दी है, क्योंकि हमेशा यही देखा जाता है जो सत्ता पक्ष के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा उल्लंघन अगर होता है तो उनकी तरफ से होता है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को और जो गाइडलाइन है उसके पालन करने में, क्योंकि सबसे अहम उन्हीं के लिए है कि मिसाल कायम करने की जो स्थिति है वो तो आप लोगों के सामने रहेगी, क्योंकि आज आप सभी लोग सत्ता में हैं। ऐसे में 5 लोग जाएंगे, 2 लोग जाएंगे, ये सबसे अहम बात है। और दूसरी बात एक और उसके अंदर आती है कि वर्तमान की स्थिति में जो कोरोना की स्थिति है वो भी अपने आप में बड़ी, मैं कहूँगा, भयावह है। अगर उसे लेकर कोई ये कहे कि वहाँ नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। उसे लेकर भी क्या तैयारियां आपने की है उससे भी हम जानना चाहेंगे। जी राहुल आनंद जी। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसका हम सब मिलकर स्वागत करेंगे। और जिस प्रकार से आपने एक सवाल उठाया है अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें आपने इस बात का जिक्र किया कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है किसी भी नियम का, तो मैं आपको बता दूं आज बिहार में किसान
बिल के विरोध में आरजेडी और जाप के लोगों ने रैली निकाली थी, उन्होंने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया अनुशासन का। ना उनके पास सामाजिक दूरी थी, ना उनके पास किसी ने मास्क लगा रखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा इन सारी चीजों को। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार में किसी भी शासन को, किसी भी अनुशासन को मानने की क्षमता होती है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं भी जा रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल बनकर जा रहे हैं और सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए चल रहे हैं। दूसरा, विपक्ष जो है वो अभी के समय नतमस्तक है। उनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से वो जनता के बीच में आए, भरमाने के अलावा। अभी हमारे एक सहयोगी कह रहे थे कि चुनाव की क्या आवश्यकता है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल चुनाव की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने अगर दिन का घोषणा कर दिया है तो वो कुछ सोच समझ कर किए होंगे, क्योंकि पहले जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था, जान भी जरूरी है करके। फिर जब धीरे धीरे हम लोगों ने उस पर काबू पाना शुरू किया, परिस्थिति को समझने का प्रयास किया, तो फिर दूसरी बार जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है। तो धीरे धीरे परिस्थिति को देखते हुए एक स्टेप आगे बढ़े हम लोग और उसको अनलॉक में बदला गया। वो वहां से एक तरफ का टेस्टिंग हुआ, जिससे ये पता चला कि जिस प्रकार से समस्याओं से लोगों को घर में बंद रहने की निजात दी गई है, हिदायत दी गई है, तो फिर देश को चलाने के लिए भी रिस्क लेना था। कोरोना से केवल हमारा ही देश नहीं, पूरा विश्व त्रस्त है। और बिहार एक अभी के समय में बिहार में चुनाव होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बिना सेनापति की कोई लड़ाई नहीं होती है। नेतृत्व ही बताएगा कि आपको कोरोना से किस प्रकार से लड़ना है, क्या करना है, आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, किस प्रकार से हम लोगों के बीच में जाएंगे। और आपने एक बात और उठाया कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि डोर टू डोर में आप एक जनप्रतिनिधि और 4 लोग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है तब से लोग डिजिटली होना शुरू हो गए हैं। लोगों को पता चल गया है कि डिजिटली आप क्या क्या कर सकते हैं। आप डिजिटली पैसे ट्रांसफर करते हैं, आप डिजिटली क्लास करते हैं, जूम क्लास के माध्यम से हम लोग क्लास कर रहे हैं, जियो नेट के माध्यम से क्लास कर रहे हैं। तो डिजिटली रैली करके भी लोगों को जागरूक किया गया है। हमारे पास डाटा है कि लोगों को कैसे अपने तरफ आकर्षित करना है और उसी के तहत हम लोग चुनाव में जाएंगे, क्योंकि सरकार हो या चुनाव आयोग हो। जी बिल्कुल, अभी लग भी रहा है कि डिजिटल इंडिया, जिस डिजिटल इंडिया की बात चल रही है वो डिजिटल इंडिया अब दिख रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब लोग मोबाइल पर ही करने लगे हैं। वर्चुअल जो रैली हो रही है वो भी अपने आप में बड़ी अहम है और आजकल उसका भी प्रचलन बढ़ गया है। और उससे कहीं ना कहीं एक चीज़ जरूर हुई है कि जो लोग पहले हम ये कहते थे, जो युवा, उसे कहा जाता था कि कहाँ मोबाइल को लेके घूम रहा है, क्या कर रहा है, आजकल उसकी भी ज़रूरत सबको पड़ने लगी है। जाइएगा, नहीं लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सब तरफ लगातार रण की तैयारी चल रही है। किसकी होगी बिहार की कुर्सी? जी हाँ, बड़ी अहम है ये बिहार की कुर्सी और हमेशा से लगातार से चर्चाओं में रहती है। और अब वो समय आ गया है जब सब लोग मैदान में तैयार हैं अपनी अपनी सेनाओं को लेकर।
उसी पर आज हमारी चर्चा चल रही है और हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। राकेश, अगर हम देखें लगातार पिछले 1 महीने से लगातार लोग तैयारियां कर रहे हैं, हर कोई मैदान में है, हर कोई निकल रहा है कोरोना को लेकर। जैसे आपने बताया, किसी को कोई डर नहीं है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, ना किसी प्रकार के मास्क की व्यवस्था है, ना उनको कोई आवश्यकता है। ऐसे में बड़ा चैलेंज होगा चुनाव आयोग के सामने कि वो किस तरह से इस पर पार पाएगा और कैसे वो सब लोगों को ये समझा पाएगा कि ये भी जरूरी है, क्योंकि जो गाइडलाइन चुनाव आयोग ने दी है वो अपने आप में बड़ी अहम है और उसको पालन कराने का काम जो है वो भी बड़ा अहम है। और खासकर बिहार के अंदर जिस तरह से आप बता रहे हैं वो अपने आप में बड़ी एक अजीब स्थिति है। राकेश, अगर हम बात करें इस चुनाव में कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है उसे आप कैसे देखते हैं, कितना असर डाल सकता है ये गठबंधन और नीतीश कुमार को पीछे धकेलने में कितना कामयाब ये हो पाएगा? जी जहाँ तक ये आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की बात है तो ये दोनों पार्टियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने भेज दिया है अपने अपने क्षेत्र में। अभी तक जो योद्धा है मैदान में, जो योद्धा उतरने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, उनके नामों की घोषणा अभी किसी भी पार्टी ने नहीं की है, लेकिन तैयारी दोनों ओर से है। एनडीए की ओर से भी पूरी तैयारी है और महागठबंधन की ओर से भी पूरी तैयारी है। हालांकि महागठबंधन को लगातार थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले जीतन राम मांझी ने गठबंधन को बाय बाय किया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया है। ऐसे में थोड़ी सी परेशानी में महागठबंधन जरूर दिख रहा है, लेकिन चुनाव में एक तरफ नीतीश कुमार का विकास और दूसरी तरफ जो प्रवासी मजदूर जो लौटे लॉकडाउन के दौरान, जो उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। पूरे आप जानते हैं कि बिहार के बहुत सारे मजदूर विभिन्न राज्यों में काम करते हैं, उनकी बदौलत वहाँ के उद्योग धंधे चलते हैं। लेकिन लॉकडाउन में जो स्थितियां पैदा हुई, सारे फैक्ट्री बंद हो गए, सारे कल कारखाने बंद हो गए। बिहार के मजदूरों को लौटने में अब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसमें कहीं से कोई शंका और ये नहीं है, कोई ये कहता है कि नहीं मजदूरों को लौटने में परेशानी नहीं है, तो ये बेकार की बातें हैं। ट्रेनें बाद में चलनी शुरू हुई, बसें बाद में चलनी शुरू हुई। सरकार दावा कर रही है कि मैंने मजदूरों को लाने में कोई प्रवासी नहीं, सब हमारे अपने थे और उनको लाने में पूरी शिद्दत से हम लोगों ने काम किया। हर मजदूर के खाते में पैसे भेजे, स्किल मैपिंग कराई और वो जहां है, जिस पंचायत में है, उस पंचायत में मैंने रोजगार मुहैया कराया। ये सरकार का दावा है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि न मजदूरों को काम मिला, 50% मजदूरों को भी काम नहीं मिला है और पलायन का दौर एक बार फिर जारी है। फिर जहां से मजदूर आए थे वहीं लौट रहे हैं। फैक्ट्री और कंपनियों की ओर से बसें भेजी जा रही हैं, उन बसों में सवार होकर मजदूर लौट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मजदूरों को यहाँ काम मिला, बिहार में काम मिला, तो फिर आखिर मजदूर लौटने को विवश क्यों होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और विपक्ष जो है इसको भुनाने में लगा हुआ है कि सरकार जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का दावा है कि सबका विकास हो रहा है, सबके साथ हम लोग चल रहे हैं, कोई तुष्टिकरण नहीं है, हर जाति धर्म के लोगों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस बार जो है वो पूरी तरह से अपनी तैयारी में है, पूरी तरह से ये मुस्तैद है कि नीतीश कुमार की विफलताओं को हमें जनता के सामने रखना है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए तेजस्वी जो है वो खुद युवा सरकार का नारा दे रहे हैं कि इस बार युवा सरकार, क्योंकि तेजस्वी जान रहे हैं या महागठबंधन के लोग ये जान रहे हैं कि कोरोना काल में चल रहा है। राकेश, अगर हम बात करें युवा सरकार की, जी हाँ, और जिस तरह से युवाओं की बात हो रही है लगातार, और लगातार ये बात सामने आ रही है कि अब की बार नीतीश कुमार को चारों ओर से युवाओं ने घेर रखा है, चाहे अपनी पार्टी के अंदर के गठबंधन में जो दल हैं उनकी बात हो और चाहे विपक्ष की बात हो। ऐसे में अगर हम देखें तो ये भी अपने आप में बड़ा एक ऐसा विषय है जो अपने आप में खास है, क्योंकि अब की बार जहां भी जो चीज़ हो रही है वो बड़ी खास हो रही है। अगर छविराज बात करें युवाओं को लेकर, अगर बात करें तो युवा अपने आप में जिस तरह से तेजस्वी हैं और वहाँ चिराग पासवान है, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, उनको लेकर आपको क्या लगता है
कि कांग्रेस के अंदर युवाओं की जो स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस की भी सबसे बड़ी एक विडंबना बहुत टाइम से यही रही है कि वहां भी युवा वर्सेज अंदरूनी स्थिति रही है। ऐसे में यहां आपको क्या लगता है, कितने युवा आपके पास हैं जो उस तरह से तेजस्वी के साथ या चिराग पासवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे खड़े हो सकते हैं ऐसे? क्योंकि लगातार जो दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे लाने की बात हुई है, वो दूसरी पंक्ति के नेता सामने नहीं दिखे। जरूर है कि इस बार जरूर कुछ चेंज आपके यहां हुए हैं, लेकिन बिहार को लेकर वो चेंज दिखते नहीं है। जी साहब, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि शिक्षा मानसिक विकास की औषधि है। जहां तक मेरी समझ कहती है, शिक्षा मानसिक विकास की औषधि है। और बिहार को कभी बुद्ध के तरफ से, कभी महावीर के तरफ से, कभी चाणक्य के तरफ से जब भी मिला है तो एक समझ मिला है, एक सूझ मिला है, एक देश दुनिया को दिखाने के लिए एक अच्छी समझ बूझ का परिचायक है, जिसको आप देखेंगे कई एक कंट्री जो है वो मानती है। और बिहार का जो युवा है वो कभी गिनती आती थी कि आईएएस सबसे ज्यादा बिहार से होते थे, आईपीएस सबसे ज्यादा बिहार से होते थे, सब कुछ सबसे ज्यादा बिहार से हुआ करता था। चाणक्य इस धरती में सबसे, आज भले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन जाए, लेकिन पहले कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय और चाणक्य विश्वविद्यालय ही शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार बिहार का युवा बदहाल है, बिहार का युवा परेशान है। 15 साल के इस शासन में जो बच्चा 5 साल की उम्र से अभी विगत 15 सालों से बिहार सरकार को देखता आ रहा है, वह युवा आज 20 साल का है। और सरकार के पास सबसे बड़ा प्रश्न है कि किस तरीके से सही समय पे चुनाव करा दिया। मैं पूछता हूं, मैंने पहले लाइन में कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव जो है वह पूजा है सदन तक पहुंचने के लिए। तो क्या इस पूजा का समय जो आपने निर्धारित किया है और सही समय पे आप पूजा कराना चाहते हैं, यह पूजा इसलिए होती है कि जनता का सेवा किया जा सके, जनता के सेवा के लिए आप कसम खाएं? क्या मैं पूछता हूं विकास और औषधि, जो औषधि कभी महावीर ने, कभी बुद्ध ने इस धरती पे लगाकर दिया था, क्या उसे बांटने में नीतीश सरकार सक्षम रह पाई है? मैं पूछता हूं कि क्या 2 करोड़ नौकरी समय पे नहीं मिलना चाहिए था? मैं पूछता हूं कि लोगों का इलाज सही समय पे नहीं होना चाहिए था? मैं पूछता हूं कि आज हर एक सांसद ने जो एक गोद लिया था एक गांव, आज उस गांव का कल्याण नहीं होना चाहिए था? जब ये सारी काम समय से विपरीत चल सकती हैं, तो चुनाव और आपको सत्ता पे बिठाने का कार्य क्या जनता ने आपका ठेकड़ा दे रखा है कि आपको साल के सही समय पे आपको सत्ता दे दे और आपको कुर्सी दे दे, आपको मंत्रालय दे दे और आपकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती? आप जवाबदेही नहीं होते। आप कभी जनता के प्रति यह नहीं होता कि आपको अपना आभार होना चाहिए कि जनता आज भूख से मर रही है, जनता आज पलायन से मर रही है, जनता आज जो 27 लाख लोग यहाँ आ गए, उससे भी एक नई बात मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून लाया, सारी पार्टियों ने समर्थन दिया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह 5 लाख युवाओं को जो सरकार के लोगों ने जो 5 लाख युवाओं को जेल के अंदर कस दिया, उससे प्राप्त होने वाला मुआवजा जो था वह युवाओं को 12,000 रुपए की नौकरी दे सकता था? क्या वह 12,000 के लायक भी बिहार का युवा नहीं था? और समय पे आपको सरकार बनानी है, समय पे आपको सत्ता चाहिए, समय पे आप वोट मांगने जाओगे, किस बात का समय? जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है और बिहार का एक एक युवा बदलाव की इस धरती, चेतना की इस धरती से आगाज लगा रहा है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि बिहार चुनाव की इस रणचंडी में नीतीश कुमार की आहुति दे देगा। बिल्कुल छवि, जिस तरह से आप बता रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं चुनाव नहीं होने चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने सारे मुद्दे हैं नीतीश सरकार के खिलाफ, तब तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। क्योंकि जब इतने सारे मुद्दे हैं, इतने अहम सारे सवाल हैं, तो ऐसे में जनता जाएगी कहां? त्रस्त जनता तो विपक्ष में ही वोट करती है, ये सब कहते हैं। तो ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनाव होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसके अनुसार हो रहे हैं। आपकी तैयारियां क्या है उसे लेकर आपको देखना चाहिए। क्योंकि मेरी बात आपके लिए एक यही थी कि कितने युवा चेहरे आपके मैदान में आ रहे हैं और कितना युवा चेहरे आपके मैदान में खड़े हैं।
जो इस स्थिति को देखे हुए हैं कि हम भी तेजस्वी यादव से आगे, हम भी कांग्रेस के चेहरे हैं, लेकिन वो सवाल अपने आप में गौण हो गया। जी संदीप चौधरी, अगर हम बात करें सबसे बहुत सारी चीजें सब हो रही हैं, सब मुद्दे ही मुद्दे हैं, सवाल ही सवाल हैं चारों ओर, और विपक्ष के पास बहुत कुछ हथियार हैं, लेकिन अब की बार संदीप अगर आप देखें अब के चुनाव में बहुत कुछ खास हो रहा है चारों तरफ। अगर आप नजर दौड़ाएं तो बिहार के अंदर कोरोना जैसी महामारी है, उसके अंदर ये पहला चुनाव अपने आप में हो रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी एक गाइडलाइन आई है। हाँ, ये जरूर है कि नेताओं के लिए चुनाव सस्ता हो गया, चुनाव आयोग के लिए चुनाव थोड़ा महंगा हो गया, मतलब इसका बर्डन भी चुनाव आयोग पे पड़ रहा है। नेताओं के लिए सस्ता इसलिए हो गया कि जो भीड़ भड़ाका बहुत सारी चीजें चलती थी वो सब कम हो गई, और चुनाव में धनबल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा धनबल के अलावा एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो लगातार चलती आई कि कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव के अंदर आएंगे, ये भी एक अहम हो जाता है, क्योंकि वहां भी सबसे अहम बात ये होती है। और जो धनबल और बाहुबल वाले लोग जब आते थे तो उनके साथ काफिले के काफिले चलते थे, ऐसे में वो काफिले खत्म हो जाएंगे तो 5 लोग, एक खुद और 4 लोग और वो करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको लगता है संदीप कि ये बिहार में हो जाएगा ऐसा सब कुछ, और ये जो पुरानी प्रवृत्ति है वो सब बदल जाएगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, जितनी बड़ी ये गाइडलाइन है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि बिहार के अंदर इसका पालन करा लिया जाएगा। बहुत अहम सवाल ये है। उसके अलावा जिस तरह युवाओं की बात हो रही है, तो युवाओं में अगर आप देखें तेजस्वी ने जिस तरह से अब की बार मोर्चा संभाला है वो काबिल तारीफ है। हर लोग हर तरफ ये कह रहे हैं ठीक है अनुभव की कमी है, और हम ये कह सकते हैं अनुभव के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ और कमियां भी हैं जो बहुत सारे लोगों को दिख रही हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो आगे बढ़कर उन्होंने लीडरशिप को स्वीकार किया है तो वो भी अपने आप में बड़ा खास है। जी संदीप, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आदमी के लिए, तो मेरा लीडर होगा, मुझे उसकी कमियां भी खामियां वो कमियां कभी खामियां नजर नहीं आती हैं, वो चीज उसकी स्ट्रेंथ नजर आती है, और जिसे उसे वोट नहीं करना है उसे उसकी अच्छाई भी खामियां नजर आती है, कमियां ही कमियां दिखाई देती है। तो अपनी अपनी पार्टी का अपने वोटर का एक नजरिया होता है। लेकिन अगर आप युवा की बात करें या अनुभव की बात करें तो मैं आपको बताऊं जिस तरीके से आजकल ये युवाओं का दौर चला है, अगर मैं जगन रेड्डी की बात करूं तो वो भी इन्हीं की तरह थे। अगर मैं दिल्ली में केजरीवाल की बात करूं तो वो भी इन्हीं की तरह थे। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो अखिलेश यादव भी इन्हीं की तरह थे। युवा भी थे, अनुभव भी कम था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हुए, अपनी सरकारें बनाने में कामयाब हुए। इसी तरीके से कहानी है यादव परिवार की। लालू के बच्चे हैं, बचपन से उन्होंने राजनीति देखी है, अच्छे से राजनीति को समझा और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, इसलिए आप उन्हें हल्के में तो नहीं ले सकते। और अगर मैं ये भी बात आपको बताऊं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं या मैं मध्य प्रदेश की बात करूं या और दिल्ली की मैं बात करूं, तो फिलहाल सरकार कई ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 15 साल तक लगातार राज किया, लेकिन 15 साल के बाद चीजें बदल गई, सरकारें बदल गई। तो कई ऐसी चीजें हैं। कोरोना की नाराजगी भी लोगों में हो सकती है, जिस तरीके से जाते लोगों को 15 साल का राज भी हो सकता है। और इस तरीके से अभी यादव परिवार के दोनों भाई आगे निकल के आए हैं, तेजस्वी जिस तरीके से अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो बहुत सारी कहानी बन सकती है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और मैं कहूँगा कि तेजस्वी यादव को बिल्कुल भी हत्थे में नहीं ले सकते। बिल्कुल संदीप, में एक और अहम बात यह है कि जिस तरह से हमेशा बिहार के अंदर एक बात रही है बाहुबल की, तो अब की बार आपको क्या लगता है कितना चलेगा वो बाहुबल? और कुछ दल ऐसे भी हैं जो अपने आप में बड़े अहम अब की बार हो चले हैं, जिस तरह चिराग पासवान अपने अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं और पप्पू यादव भी एक की फैक्टर हो सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इन दलों की स्थिति को? जी राजनीति में बाहुबली भी रहे हैं, हमेशा से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और आपको बताऊं हमारा इतिहास ऐसा रहा है, जेल में बैठकर भी लोगों ने चुनाव जीते हैं। तो इस चीज से आज भी हम इसमें दूर नहीं उतरे हैं। एक चीज सच है कि भारतीय राजनीति में बदलाव आया और राजनीतिक दलों के दिमाग में भी ये चीजें आई हैं कि हमें गलत छवि के जो लोग हैं या जो बाहुबली हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के चलना चाहिए। लेकिन अभी इन चीजों में टाइम लगेगा। आज की तारीख में हम और देखते हैं कि मुझे चीज कौन निकाल के दे सकता है,
जनता वहाँ किसको वोट कर सकती है, तो उसी तरीके के लोगों को टिकट दिया जाता है। महत्वपूर्ण है सीट निकालना। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है सीट निकालना। लेकिन अगर हम बात करें जो थर्ड फ्रंट एक जो बात होती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है, जैसे कि पप्पू यादव, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना इफेक्ट वो बिहार चुनाव के अंदर डाल सकते हैं? देखिए गोस्वामी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं आपको बता दूं पप्पू यादव मेरे अच्छे मित्र भी हैं। राजभवन में था, मैं तो वहाँ एक बार मिलने के लिए भी आए, उन्होंने दिल्ली मुझे अपनी कोठी पे बुलाया ये दिखाने के लिए कि दिल्ली एक बार आकर देख के सेवा करता है। तो मैं आपको बता दूं, शायद आप कभी नहीं गए होंगे, वो सांसद रहते हुए उनकी जो सरकार की आवाज मिला होता जो कोठी में दी हुई थी, वो पूरी तरीके से बिहार के लोगों से भरी रहती थी। जितने भी बिहार के बीमार लोग होते थे, किसी न किसी चीज का अपनी इलाज कराने के लिए दिल्ली आते थे, वो यादव के मकान पर रहते थे और पूरा हॉस्पिटल की तरह पूरे उनकी जो दवाई का खर्चा था, उनको एडमिट कराने का खर्चा था, उसमें पप्पू यादव उनकी वही रहती थी। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो लोगों से बहुत बारीकी से जुड़े हुए। और आपने देखा होगा जब बिहार में बाढ़ आई थी तो पप्पू यादव ऐसे नेता थे जो उस पानी में, उस भराव में, उस गंदे जल में भी लगातार लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे। तो मैं मानता हूँ उनका अपना एरिया सीमित है, लेकिन वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। जी बिल्कुल दिलों पे राज करते हैं। लेकिन चुनाव के अंदर क्या स्थिति रहेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से अब की बार वो मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ ना कुछ चाबी उनके पास जरूर आने वाली है, क्योंकि लगातार वो फील्ड के अंदर। और हमारे साथ राहुल आनंद, अगर हम बात करें किसानों की, जिस तरह किसान मुद्दों को लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से हा हुल्ला चल रहा है, ऐसे में चुनाव होने बिहार के अंदर और बिहार में किसान बड़ा अहम मुद्दा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार किसानों को ये समझाने में कामयाब होंगे कि ये बिल सही है, आपके लिए ठीक है, या इसका फिर बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? जी राहुल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन अन्नदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कोरोना जैसी विकट संकट में 4%, लगभग 4% का योगदान दिया है। और रही बात सदन से पास हुए कृषि बिल की, तो मैं आपको बता दूं 1991 को इतिहास में आज भी याद किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे किसानों की आय दोगुनी हुई थी। ठीक उसी प्रकार 2020 को भी लोग याद करेंगे आने वाले समय में। और इस बिल में तो इस चीज का प्रावधान भी दिया गया है कि जो किसान के ऊपर जो कैप लगा हुआ था कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर अन्न को नहीं बेचना है, अब वो कैप हट गया है। अब आप स्वतंत्र प्रभार होकर कहीं भी बेच सकते हैं। एनडीए की सरकार में किसानों की आय दोगुनी हुई है। वर्मी कंपोस्ट जैसे खेती करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया है। किसान इस विपट परिस्थिति में भी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको हमारे सरकार पे भरोसा है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि विपक्ष अभी मुद्दाहीन है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र था। क्या कांग्रेस उसको वापस लेने के लिए तैयार है? उस मैनिफेस्टो से उस चीज को यू टर्न लेने के लिए तैयार है? सिर्फ और सिर्फ वो नकारात्मक राजनीति पे ज्यादा जोर दे रही है। जब कोरोना का संकट आया था उस समय ना कोई कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दिखा बिहार में, कहीं नहीं दिखा जो किसी को सेवा पहुंचा रहा हो। ना कोई राजद का दिखा और ना ही पप्पू यादव जी के पार्टी का कोई आदमी दिखा, ना ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का उस वक्त दिखे। लेकिन भाजपा का हर एक कार्यकर्ता रोड पे था और लोगों के निरंतर सेवा कर रहा था। सेवा ही संगठन है। इस विश्वास के साथ हम किसानों के पास जाएंगे और किसानों को ये समझाने में हम 100% सफल हैं और होने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आने वाले समय में ये कृषि बिल उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन ये जब आप लोग समझा पाए ये तब होगा। और एक सवाल लास्ट, क्योंकि समय कम है, एक मिनट में आप अपनी बात खत्म कीजिएगा। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरह बिहार के अंदर पूरे
देश में उसे लेकर एक गुस्सा रहा और बिहार में बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा कि वो जिस तरीके की घटनाएं हुई और उसे लेकर आज आए दिन एक नए नए खुलासे, और अब तो इतने बड़े बड़े खुलासे हो गए, ड्रग्स सामने आ गया। कितना मैं कहूँगा प्रभाव चुनाव के अंदर पड़ने वाला है उस चीज़ को लेकर, और क्या आपको लगता है कि अब की बार उसको भी आप लोग मुद्दा बनाएंगे या भुनाने की कोशिश करेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल आप पर लगातार चल रहे हैं। जी राहुल। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक बिहार का प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लड़का था, और उनके साथ जो भी अप्रकीर्तित घटनाएं हुई हैं, उसको उस सच को जानने का पूरे देश को अधिकार है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने कहीं ना कहीं लोगों के दिल में इस जगह को बना रखा था कि आने वाले समय में वो फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े हस्ती में गिने जाते हैं। और रही बात चुनावी मुद्दा की, तो आपको मैं बता दूं, हमारी सरकार ने ही जांच का आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को हमसे उम्मीद ये जरूर है कि अगर कहीं कोई कैंसर अगर कहीं इंडस्ट्री में छुपा हुआ है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए एनडीए की सरकार तत्पर है, और वो वहां से वो गंदगी को हटाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और जनता अगर हमसे प्रभावित होती है, उनको अगर सच उनके सामने आता है, तो निश्चय ही कहीं ना कहीं इस हम लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका मैं कहूँगा एक प्रभाव और उसका फल जरूर मिलेगा, ऐसा आप कह रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह बिहार में चुनाव आया है वो अपने आप में खास है, बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। देश में जब कृषि बिल पर बहस चल रही है, बॉलीवुड सुर्खियों में, कोरोना को हराने की जंग चल रही है, देश में कृषि बिल पर बहस चली है, ऐसे में बिहार चुनाव में मतदाताओं को राज्य के लिए अपनी सरकार चुननी है। कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भरता, स्थानीयता पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में मतदाताओं को कई पहलुओं पर सोचना है। बिहार की राजनीति भी काफी कुछ बदलती दिख रही है। अच्छा है कि मतदाता जाति, क्षेत्र, तमाम संकीर्णताओं के फेरे में ना आकर एक अच्छी सरकार के लिए पूरे विवेक से अपना मतदान करें और पूरी गाइडलाइन का पालन करें। तो आज सिर्फ इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। चर्चाएं खास, पावर्ड बाय HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. Co-powered by H2O. H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैनविस ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम।